नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन नरेशन, असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। याद रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलना होता है। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, यानी सैड टू, जैसे आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी गई है, तब आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन करने पड़ते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं? जिस प्रकार का टेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है उस टेंस के अनुसार ही आपने उसमें परिवर्तन करना होता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट तो आपने उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स विल या शैल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देना होता है। याद रहे, ये सारी चीज़ें हमें केवल तभी करनी होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में लिखी गई हो, जैसे सैड टू इस रूप में लिखी गई हो, केवल तभी हमें टेंस में परिवर्तन करने हैं। यदि यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखी गई है तो उस स्थिति में हमें रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलना होता है। असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, कथनात्मक वाक्यों के अंतर्गत हमें कौन कौन से और बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात हमें पता होना चाहिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना होता है। परंतु यदि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सैड को टोल्ड में बदल देना होता है। भाव के अनुसार, कैसे भाव के अनुसार? इन्वर्टेड कोमास के अंतर्गत जो रिपोर्टिंग स्पीच लिखी गई है उस रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत किस प्रकार का भाव है उसके अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड टू इसके स्थान पर रिप्लाइड, इन्फॉर्मेड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्केड, असर्टेड, अस्योर्ड, प्लीडेड, रिमाइंडेड, कंप्लेंड, रिपोर्टेड एसेट्रा शब्दों को लगा देना होता है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमें कंजक्शंस दैट को लगा देना होता है। अगली जानकारी जो हमारी आ रही है वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के संदर्भ में हमें क्या करना होता है। इस प्रकार के वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हमें आस्क में बदलना होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो आस्क है इसका मतलब होता है पूछना, तो क्योंकि यह वाक्य जो है वह है प्रश्नवाचक तो यह हमें सैड टू को हटाकर इसके स्थान पर हमें आस्क में लगा देना है। यदि हम आस्क के स्थान पर इंक्वायर्ड या डिमांडेड में से कोई एक शब्द चुनते हैं तब भी वह चलेगा, वह भी ठीक माना जाता है। यदि प्रश्न किसी हेल्पिंग वर्ब से बना है, जैसे आप देखेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इन शब्दों से, इन हेल्पिंग वर्ब से यदि आपका प्रश्न बना हुआ है तो आपको इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या वेदर लगा देना है। याद रहे, हम पहले आपको बता चुके हैं कि इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का प्रश्न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इन दिए गए शब्दों में से किसी शब्द से शुरू हुआ है, तो उस स्थिति में आपको इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट नहीं लगाना, उसके स्थान पर क्या लगाना है? या तो आप इफ लगा सकते हैं या फिर आप वेदर लगा सकते हैं। अगली जो जानकारी है वो ये है कि यदि प्रश्न आपका हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना परंतु किसी WH फैमिली के वर्ड से बना है। WH फैमिली का मतलब हिंदी में हम कहते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, इस प्रकार के शब्द, और इंग्लिश में हु, हुज, हुम, वैन, वेयर, विच, वट, वाई या हाउ, इस प्रकार के शब्दों से यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रश्न है वो बना है तो उस स्थिति में
आपको इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना होता है। WH फैमिली से रिपोर्टिंग स्पीच का यदि प्रश्न बना हुआ है तो आपने ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, और ना ही आपने दैट लगाना होता है। तो उस स्थिति में आपने कोई भी कंजक्शंस नहीं लगाना होता है। अगली जानकारी ये है हमारी प्रश्न की अवस्था, यानी क्वेश्चन फॉर्म को हटा के हमें इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप लगा देना होता है। अब प्रश्न की अवस्था को अगर हम हटा देंगे और उसे हम फुल स्टॉप में बदल देंगे तो इसके लिए भी हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, और वो ये हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। ये आप पहले से ही टेंस के अंतर्गत जानते होंगे कि यदि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वह प्रश्न की अवस्था है, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वह सरल या साधारण वाक्य है। तो हमें प्रश्न की अवस्था प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल देना होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं। तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे यहाँ पे लिखा है वी सेड टू देम इज सी मेकिंग ए नॉइस। तो जब हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर लिया तो ये इस रूप में हो गया वी आस्क देम इफ सी वाज मेकिंग ए नॉइस। तो समझने की बात यह है कि पहले वाला हमारा क्वेश्चन वाला फॉर्म था, अब हमें क्वेश्चन वाले फॉर्म को हटा के प्रश्नवाचक वाक्य को हटा के किस रूप में बदल दिया है, हमने उसे सरल वाक्य में परिवर्तित कर लिया है। तो इज सी मेकिंग ए नॉइस ये किस रूप में परिवर्तित हो गया, सी वाज मेकिंग ए नॉइस। तो आप ध्यान दें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य था, इसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना था, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है सेड टू वो पास्ट टेंस में, हमने पहले ही आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी इज, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है वाज। तो इस प्रकार से जहां पहले इज सी से पहले लिखी हुई थी वहां अब इसे इनडायरेक्ट बनाते समय हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को यानी वाज को सब्जेक्ट के बाद में लिख देना होता है। तो आप ये बेसिक चीज यहां पर ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब को आपको इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है। अगली जो जानकारी है वो ये है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का भाव स्वीकारात्मक हो, सरल भाव हो, तो उसमें डू या डज दे रखा हो तो इसे हटा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को क्रिया परिवर्तन नियमों के अनुसार बदल देते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखें, राम सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। राम सेड टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है जो कि एक स्वीकारात्मक भाव लिए हुए है, तब जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इस रूप में हो जाता है, राम आस्क मी इफ ही सैंग ए सॉन्ग देन। इफ ही सैंग ए सॉन्ग देन। तो आप देखेंगे डू या डज तो हमने इनडायरेक्ट में इस्तेमाल किया ही नहीं। तो यही आपको पता होना चाहिए, यदि भाव आपका वाक्य का स्वीकारात्मक है उस स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय आपने डू या डज का इस्तेमाल करना ही नहीं है। और क्या करना है, केवल आपने टेंस के अनुसार परिवर्तन कर देना है। जैसे हमने बताया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना होता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है, इसलिए हमने सिंग के स्थान पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सैंग का इस्तेमाल कर लिया है। तो फिर मैं आपको बता दूं, प्रश्नवाचक वाक्य का भाव यदि डू या डज लिए हुए हैं तो उसे आपने डू या डज को हटा देना है और केवल टेंस के अनुसार ही परिवर्तन कर देना है, डू या डज को नहीं लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य का भाव नेगेटिव है, निषेधात्मक है और इसमें डू या डज आए, तब फिर आपने इसे डिड में परिवर्तित कर देना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, लता सेड टू मी डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो आप देखेंगे ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल शब्दों में कहूँ तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है और निषेधात्मक भाव लिए हुए, नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है। तो यही हमारा रूल कहता है, यही हमारा नियम कहता है कि जब प्रश्नवाचक कोई भाव हो, निषेधात्मक कोई भाव हो, नेगेटिव वाला जिसमें नॉट लगा हुआ हो और डू या डज में से कोई एक शब्द भी लगा हुआ हो, कोई एक हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई हो, तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डू के स्थान पर क्या लगाएंगे, डिड। क्यों लगाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। नियम यही कहता है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को
पास्ट इंडेफिनेट में बदल देना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव में डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्रिया परिवर्तन के नियम है उन्हीं के अनुसार हमें वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ इस वाक्य में आपने देखा लता सेड टू मी डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया तो क्या क्या परिवर्तित कर दिया आप देखेंगे। लता आस्क मी, आपने सेड टू को तो आस्क में परिवर्तित कर लिया है। और दूसरा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य हमारा शुरू है डूड से, तो इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने किसका इस्तेमाल किया है, इफ का। वो हमने आपको अभी बताया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर आपने इफ या वेदर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी बात, जैसे आई है जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, लता, और लता के स्थान पर क्या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, सी। तो इसीलिए हमने आई के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया है, सी। और अगली बात जो हमने ध्यान में रखी है वो ये है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, नेगेटिव का वाक्य है, इसलिए हमने इसे पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में परिवर्तित कर दिया है। डू के स्थान पर अब डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और योर प्रपोजल जो था, आप देखेंगे योर का जो किसके लिए योर इस्तेमाल किया है, मी के लिए। तो मी का जो नॉमिनेटिव रूप होता है वो क्या है, माई, तो हमने माई का इस्तेमाल किया और प्रपोजल का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से सरल शब्दों में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में डिड, हैज या हैव का इस्तेमाल हुआ है, ग्रामर के रूप में कहूँ तो डिड का मतलब है कि वह पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है, और हैज और हैव का कहूँ तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो यदि पास्ट का इंडेफिनेट हो और प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो दोनों ही स्थिति में हमने इसे पास्ट के परफेक्ट में बदल देना होता है। और पास्ट के परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है जी, हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरल रूप में मैंने यहाँ लिख रखा है, डिड, हैज या हैव के आने पर आपने इन तीनों ही शब्दों को किस में बदल देना है, हैड में बदल देना होता है। इसे भी एक वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे लिखा है दे सेड टू मनोज हैज ही फेल्ड अगेन, दे सेड टू मनोज हैज ही फेल्ड अगेन। तो जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो क्या क्या परिवर्तित किया, दे आस्क मनोज इफ ही हैड फेल्ड अगेन। तो आप देखें हैज के स्थान पर हमने क्या लगा दिया है, हैड का इस्तेमाल कर लिया है। हैज के स्थान पर क्या लगाया है, हैड का इस्तेमाल कर लिया है। कौन सा टेंस था ये वाला टेंस है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और इसे किस में हमने परिवर्तित कर दिया है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया है। तो यही आपकी जानकारी के लिए है कि यदि आपका प्रश्नवाचक वाक्य में डिड, हैज या हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाया हुआ आप पाते हैं और उसे आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो उस स्थिति में डिड, हैज और हैव इसके स्थान पर आपने हैड का प्रयोग कर देना होता है। और यदि पहले से ही प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड लगा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने से संबंधित नियम समझे हैं। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।